तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर सैंडी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो अपना दूसरा अध्याय है, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, उसके बारे में। तो उसका जो टॉपिक है 8वां टॉपिक, जिसका नाम है संघर्ष और तनाव। तो उस टॉपिक की आज हम लोग हैं वो चर्चा करने वाले हैं कि भाई सोवियत संघ के जो गणराज्य थे, सोवियत संघ के जो देश थे, उन देशों में क्या क्या संघर्ष हुआ, क्या क्या तनाव हुआ, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्यों ने गृह युद्ध और बगावत को झेला है। इसके साथ साथ इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल भी बढ़ी है। इससे स्थिति और भी ज़्यादा जटिल हुई है। जो पूर्व सोवियत संघ के अधिकतर गणराज्य थे, इन गणराज्यों ने गृह युद्धों को भी झेला और बगावत को भी झेला है। और इसके साथ साथ इन देशों में बाहरी ताकत यानी दूसरे देशों ने भी अपना प्रभाव जमाने की कोशिश की है, और इससे वहाँ की स्थिति है वो और भी ज़्यादा जटिल हुई है। रूस के दो गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। तो रूस के दो गणराज्य थे जिनका नाम था चेचन्या और दागिस्तान, इनमें भी हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले थे। मास्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के जो तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी की, उसमें मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ। मास्को ने चेचन गणराज्य में विद्रोहियों से निपटने के लिए जो भी तरीके अपनाए और उनके ऊपर जिस प्रकार से बमबारी की, उससे लगता है कि मानवाधिकारों का बहुत ज़्यादा वहाँ पर उल्लंघन है वो हुआ था। मध्य एशिया में तजाकिस्तान 10 वर्षों यानी सन 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चले थे। जो मध्य एशिया का क्षेत्र है तजाकिस्तान, वहाँ पर लगभग 10 वर्षों तक यानी सन 2001 तक वो क्षेत्र गृह युद्ध की चपेट में रहा था। और इस पूरे क्षेत्र में धर्म के आधार पर कई सांप्रदायिक संघर्ष भी चले थे। यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भी आंदोलन चल रहे हैं। तो इन देशों में भी वहाँ की शासन व्यवस्था से जनता संतुष्ट नहीं है, और उस शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए भी वहाँ पर कई आंदोलन चल रहे हैं। कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए हैं। अब सोवियत संघ के कई देश है, कई प्रांत है, आपस में इस बात पर लड़ रहे हैं, नदी के विवाद को लेकर लड़ रहे हैं, जल के विवाद को लेकर लड़ रहे हैं। इन सारी बातों की वजह से वहाँ पर अस्थिरता का माहौल है और आम नागरिक का जो जीवन है वो दुर्भर हो गया है। मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक का मतलब पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है। जो मध्य एशियाई गणराज्य है वहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ है उनका विशाल भंडार है। इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ है, और इससे इन गणराज्यों को पेट्रोल से आर्थिक लाभ तो होना ही है। पेट्रोल का निर्यात करके ये गणराज्य वो पैसा कमाते हैं। लेकिन इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बना हुआ है। अब इसी पेट्रोल को बाहरी दूसरे देशों को भी आकर्षित किया है। तो दूसरे देश भी यहाँ पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोलियम बेचकर दूसरे देश भी सोच रहे हैं कि हम उस क्षेत्र पर कब्जा करके और वहाँ का पेट्रोलियम बेचकर हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं। और कई तेल कंपनियां भी वहाँ पर आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा उस क्षेत्र को बना चुकी है। ये जो क्षेत्र है ये रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा हुआ है तथा पश्चिमी एशिया से नजदीक है। सोवियत संघ का जो क्षेत्र है ये बिल्कुल रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा हुआ है और बिल्कुल पश्चिमी एशिया से नजदीक है। 11 सितंबर सन 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था, और उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान भी किया। और अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों से अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति भी ली थी। आप सबको पता होगा कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था 11 सितंबर सन 2001 को। उस हमले के बाद अमेरिका ने क्या किया, पूर्व सोवियत संघ के क्षेत्र में अपना सैनिक ठिकाना बनाना शुरू किया, और उसने किराए पे जमीन लेना शुरू किया, और फिर इस जमीन का अपने जो लड़ाकू विमान उसको उड़ाने के लिए उसका प्रयोग भी किया। लेकिन अमेरिका की सोच बिल्कुल अलग थी। अमेरिका केवल एक बहाना करना चाहता था यहाँ सैनिक ठिकाने बना के, बल्कि अमेरिका का यहाँ उद्देश्य था कि यहाँ का पेट्रोलियम जो कुएं हैं, जो क्षेत्र, उसके ऊपर कब्जा करना ही अमेरिका का मूल उद्देश्य था। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है। अब रूस की भी इस क्षेत्र के ऊपर नजर है। अब देखो, जिस क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थ बहुत ज्यादा है, तो जो सभी पड़ोसी देश हैं उन सभी देशों की इस क्षेत्र के ऊपर बिल्कुल नजर है। तो रूस भी इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है, और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। रूस का भी मानना है कि इस क्षेत्र के जो राज्य है उनको रूस के प्रभाव में रहना चाहिए, यानी रूस भी इस क्षेत्र का फायदा उठाना चाहता है पेट्रोलियम पदार्थों का। खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अब अमेरिका की भी इस क्षेत्र के ऊपर नजर है, रूस की भी इस क्षेत्र के ऊपर नजर है,
और चीन कहाँ पीछे रहने वाला है, चीन की भी इस क्षेत्र के ऊपर बिल्कुल नजर है। और चीनियों ने तो यहाँ क्या किया, सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना भी शुरू कर दिया। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है, इसलिए रूस, अमेरिका तथा चीन जैसे देशों की भी इस क्षेत्र के ऊपर बिल्कुल नजर है वो बनी हुई है। तो उम्मीद करता हूं मित्रों इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिली वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये अभी हमने पढ़ा था दूसरे पार्ट का 8वां टॉपिक। अब इस पार्ट के 2 टॉपिक और बचे हैं, वो 2 वीडियो आने के बाद ये पार्ट है ये पूरी तरीके से दूसरा पार्ट अपना समाप्त हो जाएगा।